हाँ भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। बढ़िया है। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सिनेमा के राज खोल दिए भाई साहब हैं। दारगर साहब कह रहे हैं कि साहब सिनेमा खोलिएगा, सिनेमा के कपाट खोल दिए गए हैं। तो एनर्जी लेवल कैसा है आप लोगों का? बहुत हाई सर। कहीं कोई थकान? नो सर। नहीं। हाई, ऑल हाई, ऑल हाई, थोड़ा ऑल हाई डाउन होना है। तो इसके अलावा कुछ होमवर्क भी दिया गया था आपको? यस सर, यस वेरी सर, वेरी स्ट्रांग। स्ट्रांग। सभी लोगों ने किया है उसे? यस सर। यस। पक्का? यस सर। कंफर्म बताओ। सर होमवर्क भी था क्या? हाँ सुगले, होमवर्क भी था। तू आईपीएल के जमाने में सुलट गया, तू होमवर्क वोमवर्क करता नहीं है, पापी इंसान। तो आयुष साहब कह रहे हैं सब सारे सवाल बन गए हैं। आयुष साहब के सारे बन गए हैं, कुछ लोगों के एक आधे डाउट रहे होंगे। चर्चा करेंगे अपन डेज की लेक्चर के लास्ट में। पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और फिर लास्ट में जाके डिस्कशन करेंगे। आंसर शायद आपके पास है, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो करें सिनेमा शुरू? यस सर। ओके ओके, चलिए आपको थोड़ा सा खामोश कर देते हैं और शुरुआत करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? अरे जनता जवाब दे भाई साहब, लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? गुप्ता जी, डांसिंग रेजोनेंस। हाँ हाँ बिल्कुल, हाइपर कॉन्जुगेशन, डांसिंग रेजोनेंस। तो अब तक के जीओसी के जीवन के सफर में जो हमने अलग अलग पड़ाव देखे हैं वो था इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस देखा, रेजोनेंस में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, वो सब देखा हमने। और फिर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को काफी दौड़ाया है। और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन पार्ट पे भी हमने स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन और वो सारी चीजें देख ली, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखा है। और लास्ट में जैसे गुप्ता जी कह रहे हैं, हमने डांसिंग रेजोनेंस, जिंदगी में एक ही जगह लगता है, 3 मेंबर के जस्ट अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। एक और आपको चमत्कार दिखाते हैं आज, हाइपर कॉन्जुगेशन विद बेंजीन। हाँ साहब, क्या बेंजीन के साथ भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है? दिखाते हैं आपको। तो अगर आपको ठीक ठीक याद है तो मुझे ये बता दीजिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन, त्रिपाठी जी बोल रहे हैं सर हाइपर विद बेंजीन पढ़ चुके हैं। क्या त्रिपाठी जी सही बोल रहे हैं? अच्छा, कोठारी जी बोल रहे हैं, गुप्ता जी बोल रहे हैं, वानिश साहब बोल रहे हैं, कैफ साहब हाइपर कॉन्जुगेशन विद बेंजीन देख चुके हैं, राइट? चलिए फिर तो बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे ये बता दीजिए, जब आप बेंजीन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे थे तो हाइपर कॉन्जुगेशन अपनी छाप कौन सी पोजीशन पे छोड़ता है? कौन कौन सी पोजीशन पे चार्ज आता है जब बेंजीन पे रहता है? तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन, कैफ साहब कह रहे हैं, गुप्ता से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस यही यही बताना चाह रहा था कि जब जब बेंजीन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, चार्ज हमेशा कौन सी पोजीशन पे आता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ऐसे जब हम बेंजीन के साथ रेजोनेंस भी करते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी चार्ज हमेशा कहाँ आता है? जब बेंजीन पे कोई भी ग्रुप अटैच हो और वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, तब भी हमेशा चार्ज कौन सी पोजीशन पे आएगा? बिल्कुल, आदित्य साहब ने कहा है, सान्या जी ने कहा है कि चार्ज हमेशा ऑर्थो और पैरा पे आएगा। तो ये बड़ा ऐतिहासिक कंक्लूजन था जो आप जनता तक पहुंच चुका है कि जब भी हाइपर हो रहा हो या फिर रेजोनेंस हो रहा हो, चार्ज हमेशा बेंजीन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। कहने का मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन हो या रेजोनेंस हो, ये हमेशा बेंजीन पे अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही छाप छोड़ते हैं। ये बात पता चल गई तो सीधा मुद्दे पे दौड़ के आते हैं भाई साहब। और मुद्दे वाली बात यह है कि आज अपन बहुत सारे जो इफेक्ट पढ़ चुके हैं उनको कंबाइन करके पढ़ रहे हैं और इसको बोलते हैं साहब कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट में देखें तो क्या क्या पढ़ा है और किन को कंबाइंडली एक साथ देखना पसंद करते हैं। तो हमने रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव ये देखा है, हमने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक देखा है, हमने इक्विवेलेंट रेजोनेंस का भी एक सीन देखा है। तो इतने सारे इफेक्ट को अगर एक साथ कंक्लूड कर लिया जाए और देखा जाए किसमें है कितनी ताकत, कौन है दमदार सबसे ज्यादा, ये तेरे
तर्कस में अलग अलग तीर मैंने इकट्ठा कर दिया है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव, इतने सारे कर दिए। तो सबसे बेताज बादशाह कौन होता है? तो उसमें सबसे पावरफुल जो ताकत होती है वो होती है एरोमेटिक की। उसके बाद आता है ई फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर आर, फिर एच और आई। सबसे जो पावर होती है वो ए में होती है, फिर ई में, फिर आर में और फिर एच में। ए इंडिकेट करता है एरोमेटिक कैरेक्टर को, ई इंडिकेट करता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस को, आर इंडिकेट करता है रेजोनेंस को, जबकि एच दो चीजों को साइमल्टेनियसली इंडिकेट करता है, वो होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज एच बॉन्डिंग, हाइपर एज वेल एज एच बॉन्डिंग। और आई इंडिकेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। तो ये हमारी पावर की बात थी। और इनफैक्ट इन सब पे बोलूं तो इसको याद करना बड़ा आसान होता है। ये अपना जो तर्कस में आपके तीर थे, एरो थे, वो ये एरी है, एरी है, एरी है। तो एरी को याद करना बड़ा आसान हुआ। ए ई आर एच आई, ए ई आर एच आई, ए ई आर एच आई में ए क्या होता है साथियों? स्क्रीन पे नहीं देखना है, बस बिना देखे और फटाक से मुझे बताइए, एरी में ए क्या होता है? एरोमेटिक कैरेक्टर। फिर ई क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। आर क्या होता है? रेजोनेंस होता है। और एच साइमल्टेनियसली दो चीजों को इंडिकेट करता है। कौन कौन होते हैं? हाइपर एज वेल एज एच बॉन्डिंग होता है। और सबसे लास्ट प्लाव में मरियल सा इफेक्ट नाम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने की शक्ति का हमने ऑर्डर लिखा है कि सिस्टम जब भी मौजूद होगा उसको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किससे मिलेगी? एरोमेटिक कैरेक्टर से। और सबसे कम उसे सुकून कहां से महसूस होता है? इंडक्टिव इफेक्ट पे। इसी एरी पे मैं बोलूंगा सबसे आगे आएगा, सबसे बड़ा बेताज बादशाह वो होता है, लास्ट क्लास में जो पढ़े थे, डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस जैसा सान्या जी ने बताया, एरी पे भी भारी पड़ता है सबसे बड़ा वाला डांसिंग रेजोनेंस। चलिए सा ये बात ठीक ठीक समझ आ जाती है। तो सवालों पे ही चर्चा करते हैं। सवाल आपसे पूछा गया है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहते हैं साहब केटाइन को, एनाइन को, रेडिकल को, सबको कलेक्टिवली एक ही नाम दे दिया गया है, इंटरमीडिएट। और सीधा मुद्दे पे चर्चा करता हूं। पहला वाला फोटो आपको दे दिया होता, यूं समझिए कार्बन का लड़ बैठा हुआ नजर आए और इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज। एक और कार्बन का लड़ बैठा दिया और इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कार्बन का लड़। मेरा सवाल है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ एरी पे, क्योंकि साथियों अब जब सवाल आएगा तो कहीं ऊपर ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि आपको ये रेजोनेंस से करना है, या आपको ये इंडक्टिव से करना है, या एरोमेटिक वेरोमेटिक से करना है। अब आपको सारे हथियार एक साथ लगाने पड़ेंगे। तो जब भी आप देखते हैं तो एरी को हमेशा दिमाग में रखें, डांसिंग रेजोनेंस सबसे आगे। एरी में ए एरोमेटिक कैरेक्टर, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइपर एज वेल एज बॉन्डिंग, और सबसे लास्ट में इंडक्टिव है। तो सबसे पहले देखा दोनों में ही एरोमेटिक कोई भी नहीं है, दोनों में ही कहीं रेजोनेंस की भी गुंजाइश नहीं हो रही। जब रेजोनेंस नहीं होता तो फिर अगला वाला इफेक्ट देखते हैं साथियों अपन, हाइपर कॉन्जुगेशन। जब रेजोनेंस में नहीं हो रहा तब बारी आती है हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाँ साहब इंडक्टिव पे पहले मत चला जाना। तो इस केटाइन का जस्ट अगला कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है अल्फा कार्बन। अगला केटाइन आपका अगला कार्बन ये आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे दो हाइड्रोजन मौजूद हैं तो दो अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? एक ही अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये आपका एक अल्फा हाइड्रोजन। बताइए साहब ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसको नाम दे देते हैं, ये ए रहा, ये आपका बी रहा। तो जिन लोगों ने सेकंड पहले बताया था वो शायद इंडक्टिव पहले देख गए थे। तो ध्यान रहे इंडक्टिव पहले नहीं चेक करना, पहले क्या चेक करना पड़ेगा आपको? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसे आप हैबिट में डाल लीजिएगा। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। सेम सवाल में मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड और दे दिया होता, ये फोटो ऐसा दे दिया होता, कार्बन कलर और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इसमें यहाँ पाई बॉन्ड भी बना दिया होता, ये कंपाउंड सी दे दिया होता। अब बताइए साहब सबसे ज्यादा स्टेप कौन है? क्या सी वाले में किसी की खुशबू आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी वाले में रेजोनेंस का खुशबू आ रहा है। तो सी वाला ए से भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसी कंपाउंड में अगर मैंने कंपाउंड डी बना दिया होता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर एक नहीं दो दो पाई बॉन्ड लगा दिए होते, क्या रेजोनेंस अभी भी हो रहा है? रेजोनेंस सी में भी हो रहा है, रेजोनेंस डी में भी हो रहा है, लेकिन ज्यादा रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, सी में या डी में? गुप्ता जी ने बताया डी में रेजोनेंस मैक्सिमम हो रहा है, इसलिए डी सबसे आगे आएगा। यानी ऑर्डर जो आपको मिला है, डी सबसे आगे, फिर सी, फिर ए और बी तो सबसे लास्ट में बैठा हुआ नजर आए। ये आपको ऑर्डर मिल गया है। यानी ऑर्डर में आपने बस कंसेप्ट यही लगाया है कि सबसे पहले आप एरी कंसेप्ट को बस दिमाग में रखना है। छोटा सा सवाल था, कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए सा मान लीजिए अगले ने सवाल ले लिया होता, कार्बन का लड़ और यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बना दिया होता। फिर एक और फोटो ले लिया होता, CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। पूछा होता बताइए दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, दोनों में कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? तो फिर से देखूंगा। बंसल साहब कह रहे हैं सर ए और बी वाला वापस बता दीजिए। बंसल साहब ए और बी में देखेंगे तो
पहले साहब आपको इंडक्टिव नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा। पिछले सवाल पे मैं एक बार बंसल साहब की मदद कर रहा हूँ। तो कंपाउंड ए में आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है और कंपाउंड बी में इस केटाइन के जस्ट अगला कार्बन अल्फा कार्बन होता है जिसके पास महज और महज एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर से पहले चेक करेंगे, इंडक्टिव से बाद में चेक करेंगे। तो ए ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू द बी। बंसल साहब बात समझ आई तो यस और नो में जवाब दीजिए, फट से जनता इंतजार में है। हेलो बंसल जी, बिल्कुल बिल्कुल बंसल जी का जवाब आ चुका है। चलिए सर अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आए हैं। तो सेकंड में देखेंगे तो ऑक्सीजन का नेगेटिव और पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा का फासला नेगेटिव कुछ कर रहा है। नेगेटिव कुछ कर रहा है। अरे जवाब दो भाई साहब। पहला वाला नेगेटिव, बिल्कुल बिल्कुल अमृतलाल साहब ने बताया कि रेजोनेंस कर रहा है। दूसरा वाला भी ओ नेगेटिव और सी डबल बॉन्डों के बीच में एक सिग्मा का फासला, वो नेगेटिव भी कुछ कर रहा है, वो भी रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन पहला वाला सिर्फ नॉर्मल रेजोनेंस है जबकि दूसरा वाला कुछ खास है। रंजन साहब ने बताया, जैन साहब ने भी बताया कि दूसरा वाला जनाब आपका इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। मुझे बताइए नॉर्मल रेजोनेंस और इक्विवेलेंट रेजोनेंस में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? AERHI में बिल्कुल इक्विवेलेंट रेजोनेंस। जिन जनता को इक्विवेलेंट रेजोनेंस एक बार भूल गए हैं मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। जब आप दूसरे वाले कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम ही बनती है, CH3। और यहाँ बनेगा आपका कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई, पाई इंटू नेगेटिव। अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ O नेगेटिव बनेगा और यहाँ C डबल बॉन्ड हो। पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिए और दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिए, दोनों एग्जैक्टली सेम है। कैसे सेम है? पहले वाले में एक CH3 O नेगेटिव C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, मतलब सेम है, बस इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे पलटा के खड़ा कर दिया है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस अगर नहीं भी बताया है तो मैं आप बता देता हूं साथियों, यही वाली चीज है जो अब बताने जा रहा हूं, यही इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। पहली वाली फोटो को देखिए और दूसरी वाली फोटो को देखिए, एग्जैक्टली सेम है। ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो दिखने में एग्जैक्टली सेम होती हैं, आइसोस्ट्रक्चरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है और ऐसे रेजोनेंस को इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहा जाता है। उत्कर्ष साहब बात पता चली कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो दिखने में एग्जैक्टली सेम हो, ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है और ऐसे रेजोनेंस को इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहा जाता है जो सिस्टम को नॉर्मल रेजोनेंस से कई गुना ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। नॉर्मल रेजोनेंस पहला वाला, देखिए जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम नहीं मिलेंगे। कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई, पाई इंटू नेगेटिव। अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बैठा हुआ नजर आए जहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। दोनों का फोटो देखिए, काला वाला और लाल वाला, काला वाला और लाल वाला सेम है या अलग अलग? काला वाला लाल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है या अलग अलग? अलग अलग है, तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं कहलाएगा। बात समझ आ गया? चलिए इसी में मैं एक और सवाल ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक और फोटो ऐड कर दिया होता, CH3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी O नेगेटिव। क्या इस बार भी O नेगेटिव S डबल बॉन्ड के एक सिग्मा बॉन्ड के फासले पे है? कि इस बार भी रेजोनेंस होने वाला है? ये कंपाउंड ए बी और सी अगर चेक करता हूं तो तीसरे वाले में भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। मुझे बताइए ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, दूसरे में या तीसरे में? अरे दूसरे में या तीसरे में? जनता को लगा है साहब तीसरे वाले में होगा। बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल पहला या लास्ट? अरे पहला या तीसरा? अरे पहला या तीसरा? बिल्कुल 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 लास्ट वाला, तीसरा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। चलिए साहब कदम धीरे धीरे और आगे बढ़ाते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगले ने फोटो ऐसा ले लिया होता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले लिया होता, पाई पाई और एक और पाई बॉन्ड लगा दिया होता। एक बार अगले ने फोटो ऐसा ले लिया होता, कार्बन का डब्बा, 7 का डब्बा लिया है, पाई 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 और इस कार्बन पे भी पॉजिटिव। इत्तेफाक से बोलूं तो पहला वाला पॉजिटिव भी रेजोनेंस कर रहा है, दूसरा वाला पॉजिटिव भी रेजोनेंस कर रहा है। पहला पाई बॉन्ड भी तीन, पहला पॉजिटिव भी 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, दूसरा पॉजिटिव भी 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो आप कैसे चेक करूं? बिल्कुल, गुप्ता साहब ने, आयुष साहब ने मुझे जवाब दे दिया, पहला वाला सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है जबकि दूसरा वाला एरोमेटिक है। मुझे बताइए साहब AERHI में ज्यादा भारी कौन पड़ता है, रेजोनेंस या एरोमेटिक? एरोमेटिक, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। चमका क्या रे बिडू? जनता को चमक रहा भाई, जनता बहुत मेहनत कर रही है। चलिए मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। सवाल धीरे धीरे आगे लेके आते हैं। मान लीजिए अगले ने फोटो ऐसा दिया होता, बेंजीन का डब्बा और यहाँ दे दिया होता CH2 पॉजिटिव। एक बार सेम फोटो ऐसा वापस रिपीट किया होता, बेंजीन का डब्बा और यहाँ पर फिर से दिया होता CH2 पॉजिटिव। लेकिन जालिम चौधरी ने किया क्या कि एक बार इसकी पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा दिया होता और एक बार इसकी मेटा पोजीशन पे OCH3 लगा दिया। और अब पूछा जा रहा है कि बताइए भाई साहब कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है?
कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो इसको पता करने के लिए आपका थोड़ा-सा बेसिक कांसेप्ट मजबूत होना चाहिए। काफ़ी जनता ने जवाब दे दिया है, लेकिन मैं फिर भी ओवरऑल जनता का मैं सवाल पे वापस लौट के आता हूँ। सवाल पे वापस लौट के आता हूँ। मैं एक बार आपका थोड़ा-सा बेसिक मजबूत कर देता हूँ। बेसिक मजबूत करने वाली बात ये है कि यूँ समझिए ये एक आपका बेंजीन का डब्बा है और इस पे कोई ग्रुप जी लगा हुआ नज़र आता है। मैं चौथे सवाल पे वापस लौट के आऊँगा कोठारी साहब। तो बेंजीन का डब्बा है और इस पे ग्रुप जी लगा हुआ है। इसकी जो पहली पोज़ीशन होती है ग्रुप जी के रिस्पेक्ट में जो पहली पोज़ीशन होती है, इसको ऑर्थो पोज़ीशन कहा जाता है। अगली पोज़ीशन को मेटा, अगली पोज़ीशन को पैरा। ये मेटा है तो बाजू वाला ये भी मेटा ही होगा। आजू वाला ऑर्थो है तो बाजू वाला भी ऑर्थो होगा। ये जो तीनों पोज़ीशन है, अब इन पे इफ़ेक्ट लगते हैं। तो मुझे आपने आज के लेक्चर में ही शुरुआत में ही मुझे बताया है कि जब-जब बेंजीन के साथ कोई कंपाउंड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, ये अपनी छाप कहाँ छोड़ता है? ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पोज़ीशन पे या सिर्फ़ ऑर्थो, पैरा पे ही? आर्यन आर्या जी ने बताया, कैफ साहब ने बताया है, बिल्कुल, बिल्कुल, रंजन साहब ने करीब-करीब सब जनता ने मुझे ऑर्थो, पैरा आज ही लेक्चर में डिस्कस हुआ है कि जब-जब रेजोनेंस हो या हाइपर ये अपनी छाप सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑर्थो, पैरा पे छोड़ता है। यानी ऑर्थो और पैरा पे आपका रेजोनेंस और हाइपर काम करेगा। हाँ, मेटा पोज़ीशन पे रेजोनेंस और हाइपर अपनी छाप नहीं छोड़ेगा। बात करते हैं इंडक्टिव की, तो इंडक्टिव एक्चुअली हर जगह पोज़ीशन पे लगता है, चाहे वो ऑर्थो पोज़ीशन हो या फिर मेटा पोज़ीशन हो या फिर आपका पैरा पोज़ीशन हो। इंडक्टिव सब जगह लगता है, लेकिन काम वाली बात जो मैंने आपको बताई कि रेजोनेंस और हाइपर सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। इसको एक और अलग अंदाज़ में देखूँ तो मेटा पे सिर्फ़ एक ही इफ़ेक्ट काम करता है, कौन-सा वाला काम करता है? मेटा पे सिर्फ़ एक ही इफ़ेक्ट, इंडक्टिव इफ़ेक्ट काम करता है। अब चलिए साहब, गुप्ता जी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे वापस लौट के आते हैं। वो जो मुद्दे वाली बात है वो मैं आप करना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है इन दोनों केटायन की स्टेबिलिटी। दोनों कार्बन पे पॉज़िटिव दोनों कॉमन है। अप्रोच डेवलप करवा रहा हूँ, आगे वाले सवाल आप खुद मुझे करके बताएँगे। कार्बन पे पॉज़िटिव दोनों में कॉमन है। बेंजीन का डब्बा भी दोनों कॉमन है, मतलब कार्बन का पॉज़िटिव बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ बराबर रेजोनेंस कर रहा है। जो डिफरेंस पैदा होगा, वो डिफरेंस पैदा होगा साहब आपका OCH3 से। OCH3 कौन-कौन सी पोज़ीशन पे लगा है? तो पहले वाले केस में वो पैरा पोज़ीशन पे लगा है, दूसरे वाले केस में वो मेटा पोज़ीशन पे लगा। अब OCH3 को भी अगर आपको मैं और थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँ तो ऑक्सीजन पे एक CH3 लगा हुआ नज़र आ रहा है। मुझे बताइए पैरा पोज़ीशन पे कौन-कौन से इफ़ेक्ट लगते हैं? पैरा पोज़ीशन पे कौन-कौन से इफ़ेक्ट लगते हैं? पैरा पोज़ीशन पे कौन-कौन से इफ़ेक्ट लगते हैं? जितने आपने पढ़े हैं, रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव सब लग सकते हैं। उनमें से OCH3 क्या लगाएगा, ये तो OCH3 की खुद की ताकत डिसाइड करेगी। देखिए, लगने को तो पैरा पे ऑप्शन है आपके पास रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव, लेकिन OCH3 क्या लगाएगा, ये तो OCH3 से खुद से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं उसके पास और उससे पूछते हैं, सुना है पानी की स्ट्रक्चर में, वाटर की स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन जब-जब 2 बॉन्ड बनाता है, इसके सर पे 1 नहीं 2-2 संपत्तियाँ होती हैं। क्या रे भाई? लोन पेयर, यानी इस OCH3 में भी ऑक्सीजन के पास आपका लोन पेयर मौजूद है। अब अगर बेंजीन के गोले को थोड़ा-सा और ज़ूम करके दिखाऊँ, तो बेंजीन का गोला देखना साहब अंदर देखें, तो वहाँ पाई बॉन्ड उसका फेफड़ा खोल रहा हूँ, पाई, पाई, पाई। क्या आपको एहसास हो रहा है बेंजीन के एक पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में एक सिग्मा का फासला है? पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में एक सिग्मा का फासला, लोन पेयर कुछ करेगा? लोन पेयर कुछ करेगा, रेजोनेंस करेगा। और रेजोनेंस में मुझे बताइए लोन पेयर हमारी समरी टेबल में जो हमने थोड़ा पहले पढ़ा था 1-2 लेक्चर पहले, उस समरी टेबल में लोन पेयर अमीर था या गरीब? अमीर। और अगर अमीर है तो पैसा देगा या लेगा? अमीर है तो पैसा देगा या लेगा? देगा। और देगा तो बताइए साहब प्लस आर या माइनस आर? जवाब चाहिए मुझे, प्लस आर या माइनस आर? पैसा देगा तो प्लस आर या माइनस आर? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल प्लस आर। कहने का मतलब ऑक्सीजन जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो जनता का जवाब आ गया। बस ऐसे जवाब देते रहना आपको, तो ये आपका प्लस आर नेचर दिखाएगा। तो रेजोनेंस में इसने आर इफेक्ट दिखा दिया, करेक्ट है। अब बात करते हैं पैरा पोजीशन पे, रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव ये सब लग सकते हैं। रेजोनेंस तो इसने लगा दिया, अब हाइपर पूछते हैं ये लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो मुझे बताइए हाइपर जिंदगी में कौन-कौन लगाते थे? 3 ही लोग लगाते थे। हाइपर ज़िंदगी में 3 ही लोग लगाते थे। कौन-कौन लगाते थे? आदित्य साहब ने बताया है मुझे केटायन, आगे बताइए एल्कीन और फ्री रेडिकल। केटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन या एल्काइन। मुझे बताइए OCH3 पे कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। कहीं कोई फ्री रेडिकल है? नहीं। कहीं कोई एल्कीन या एल्काइन है OCH3 में? नहीं। अगर उन तीनों में से कुछ भी नहीं है मतलब OCH3 के पास हाइपर कॉन्जुगेशन की ताकत है या थी?
है या थी। हाइपर नहीं लगाएगा। इंडक्टिव पूछते हैं, तो इंडक्टिव तो साफ दुनिया का हर ग्रुप लगाता हुआ नजर आए। तो अब मुझे बताइए OCH3 इंडक्टिव में कैसा नेचर दिखाएगा, प्लस आई या माइनस आई? तो इंडक्टिव अगर आपको याद आता है तो दुनिया में दो ही तरह के ग्रुप प्लस आई दिखाते हैं। कौन कौन थे वो? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज या फिर न्यूट्रल सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। OCH3 ना आपका नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, न न्यूट्रल सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मतलब कहने का मतलब प्लस आई या माइनस आई? जनता जवाब दे चुकी है। गुप्ता जी, तेजव साहब ने, त्रिपाठी साहब ने मुझे जवाब दिया कि आई में साहब ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। OCH3 के जितने भी इफेक्ट लग सकते थे आपने लगा दिए हैं। उसके बाद जो मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट है रेजोनेंस और इंडक्टिव में, रेजोनेंस तो मोस्ट डोमिनेटिंग पे आप गोला लगा के छोड़ दीजिएगा, मोस्ट डोमिनेटिंग पे गोला लगा के छोड़ दिया। अब दूसरे वाले कंपाउंड के पास आते हैं। बताइए OCH3 कौन सी पोजीशन पर है? मेटा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर कौन सा इफेक्ट काम करता है? मेटा पोजीशन पर कौन सा इफेक्ट काम करता है? कैब साहब ने बताया सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव। इंडक्टिव में OCH3 प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। यानी इसमें जो इस बार इफेक्ट लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लगेगा। चूंकि एक ही इफेक्ट लगा रहा है तो यही मोस्ट डोमिनेटिंग हो गया, तो मैंने इसी पे गोला लगा दिया है। अब चेक कर लीजिए स्टेबिलिटी। तो मुझे बताइए केटाइन के लिए ये प्लस आर है, पहले केस में केटाइन के लिए प्लस आर है, दूसरे केस में केटाइन पे माइनस आई है। प्लस आर है तो गरीब के कटोरे में पैसा डाला जा रहा है, लबालब 200-500 रुपए की नोट डाले जा रहे हैं। दूसरे वाले केस में गरीब के कटोरे से माइनस आई से पैसा खींचा जा रहा है, चौन्नी अट्ठन्नी थी उसको भी सुलटा दे रहा है। ये बता साहब कौन सा गरीब ज्यादा खुश रहेगा, पहला की दूसरा? अरे पहला की दूसरा? पहला वाला। यानी कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? पहला वाला आपका ज्यादा स्टेबल हो गया। बात समझ आ गया है? शायद मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में पहले कंपाउंड में माइनस आई देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा जवाब मोस्ट डोमिनेटिंग से ही आ गया। यहाँ मोस्ट डोमिनेटिंग प्लस आर था, यहाँ मोस्ट डोमिनेटिंग माइनस आई। जब इनसे कंपेयर ना होता मोस्ट डोमिनेटिंग आर से, तब जाके मैं आई को चेक करता। फिलहाल तो मेरा मोस्ट डोमिनेटिंग से आंसर आ गया। करेक्ट है? तो अनिकेत साहब ने मुझे बता भी दिया, हालांकि ये बात मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूं कि जनरलाइज बात है जो अनिकेत साहब मुझे इशारा कर रहे हैं कि अगर आपको पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, तो इस पे कैसे ग्रुप लगे रहने चाहिए। तो पॉजिटिव वाले की मदद कौन करता है? प्लस आर वाला। जो जो पैसा डालेगा, प्लस आर हो या प्लस एच हो या फिर प्लस आई हो, ये सारा का सारा आपका पॉजिटिव वाले की मदद करता है। ऐसे ही अगर आपको स्टेबिलिटी निकालना हो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? तो इसके लिए माइनस आर, नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहिए। माइनस एच अपने सिलेबस में नहीं है और इंडक्टिव में ये माइनस आई दिखाएगा। माइनस आई वाला उसके लिए अच्छी खबर है। तो इसको मैं अपना देसी में अपने ऐसे याद रखते थे कि प्लस वाले की मदद कौन कर रहा होता है? प्लस वाला। यही यानी कि साहब कह रहे थे कि प्लस वाले को प्लस वाला प्यारा होता है। प्लस आर प्लस एच प्लस आई उसके लिए अच्छी खबर होती है। माइनस वाले की मदद कौन करता है? माइनस वाले। बोले तो माइनस आर और माइनस आई। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 में पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस आर वाला अच्छी खबर लेके आया। करेक्ट है? चलिए साहब, इतना बात समझ आया पूरा डिटेल में। तो अब एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा है हमारे साथ। मान लीजिए अगले ने सवाल ऐसा दे दिया होता कि ये बेंजीन का डब्बा और इसके सर पे नेगेटिव चार्ज CH2 नेगेटिव है, कार्बन नेगेटिव बैठा हुआ नजर है। फिर से बेंजीन का डब्बा और कार्बन पे नेगेटिव। एक बार अगले ने NO2 लगा दिया पैरा पोजिशन पे और एक बार NO2 लगा दिया मेटा पोजिशन पे। स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, ठीक है? तो कार्बन का नेगेटिव दोनों में कॉमन है साथियों, करेक्ट है? बेंजीन के साथ दोनों नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, वो भी करेक्ट है। तो फिर कहां से डिफरेंस पैदा करें? तो पहले केस में NO2 है और दूसरे में भी NO2 है, बिल्कुल अथर्व साहब ने जवाब दिया कि NO2 से पता चलेगा। NO2 पहले केस में कौन सी पोजीशन पर है? पैरा पोजीशन पे। दूसरे में कौन से पे है? मेटा पे। पैरा पे क्या क्या इफेक्ट लग सकते हैं? पैरा पे क्या क्या इफेक्ट लग सकते हैं? रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव, ये सब पैरा पोजीशन पे लग सकता है। उसमें से NO2 क्या लगाएगा, ये NO2 से खुद से पूछना पड़ेगा। चलिए साहब, NO2 से पूछना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने देखा NO2 के पास क्या रेजोनेंस की ताकत है। तो पता चलता है जनाब NO2 के पास एक पोलर पाई बॉन्ड बैठा है। क्या रे बता भाई बीड़ू कि पोलर पाई बॉन्ड जा था अपनी समरी टेबल में, अमीर ज्यादा या गरीब? पोलर पाई बॉन्ड अमीर या गरीब? गरीब। प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर या माइनस आर? अरे प्लस आर की माइनस आर। बिल्कुल, मैं आपके चैट पढ़ता रहता हूँ, इससे मुझे आइडिया लगता है जनता सही जवाब दे रही है। ये आपका माइनस आर हो गया, करेक्ट है?
और हाइपर में देखें तो इसके पास कैटाइन नहीं है, फ्री रेडिकल भी नहीं है और एल्किन या एल्काइन भी नहीं है, तो ये हाइपर की ताकत इसके पास नहीं है। ध्यान रहे, एन डबल बॉन्डो को एल्किन मत समझ लेना, एल्किन बोले तो सी डबल बॉन्ड सी के बीच में, एल्काइन बोले तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी के बीच में, ये एल्किन या एल्काइन नहीं है, तो हाइपर की ताकत इसके पास नहीं है। इंडक्टिव में बताइए मुझे, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। जो मोस्ट डोमिनेटिंग है उस पर गोला लगा के छोड़ दिया है, करेक्ट है। अगले वाले केस में मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव काम करता है, NO2 का प्लस आई या माइनस आई? अभी अभी बताया आपने माइनस आई, मोस्ट डोमिनेटिंग वही, उसी पे गोला लगा दिया। सच बोलूं तो इस बार जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए दोनों ही अच्छी खबर है, माइनस आर भी अच्छी खबर है, माइनस आई भी अच्छी खबर है, लेकिन आर और आई में फिर ज्यादा अच्छी खबर कौन है? आर और आई में ज्यादा अच्छी खबर कौन है? बिल्कुल जैन साहब, गुप्ता साहब ने बोला कि साहब आर ही अच्छी खबर ज्यादा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? फर्स्ट वाला आपका ज्यादा स्टेबल हो गया। समझ आ गया जी? तो इस तरह से आप स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड निकाल रहे हैं। अब इन्हीं सवालों पे अपन इन सवालों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं और इन्हें एसिडिक स्ट्रेंथ की तरफ मोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन यही बोल दिया कि कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। कंसेप्ट वही है जो आपने सीख चुके हैं, बेंजीन का डब्बा और इस पे अगले ने OH दे दिया होता, फिर से बेंजीन का डब्बा और यहाँ पर भी अगले ने OH दे दिया होता। एक बार पैरा पोजीशन पे साइनाइड लगाया और एक बार मेटा पोजीशन पे साइनाइड लगाया, बोला साहब इन दोनों में से अच्छा एसिड कौन है? तो एसिड किनको कहते हैं साहब? रंजन साहब एसिड किनको कहते हैं? एसिड किनको कहते हैं? जवाब नहीं चाहिए मुझे, स्टेप्स चाहिए, क्योंकि सवाल का आत्मा पकड़ लेगा ना तो फिर कोरे मोरे एग्जाम्पल्स ही आगे। एसिड वो होते हैं जो H प्लस डोनेट करते हैं, तो एसिड ने H प्लस डोनेट किया है, तो ये रहा साहब आपका एसिडिक हाइड्रोजन। H को उड़ाने के बाद ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव चार्ज, यानी H प्लस उड़ा ले, नेगेटिव चार्ज बढ़ा ले। एक बार नेगेटिव चार्ज बन गया फिर तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी निकालने में मैं तो महारत हासिल है भाई साहब। ओ नेगेटिव बेंजीन के साथ कॉमन रेजोनेंस कर रहा है, वहां से फैसला नहीं हो पाया तो फिर देखते हैं ओ नेगेटिव कॉमन रेजोनेंस कर रहा है, तो साइनाइड पैरा पोजीशन पे है। साइनाइड को थोड़ा और जूम करके दिखाऊं तो भाई साहब साइनाइड का फोटो कैसा है? साइनाइड का फोटो है C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या साइनाइड में भी आपको एक बार फिर से पोलर पाई बॉन्ड की ताकत दिखाई दे रही है? साइनाइड में भी क्या पोलर पाई बॉन्ड बैठा रे बिडू? बिल्कुल बैठा है। हाँ सा, अगर पोलर पाई बॉन्ड है तो प्लस आर या माइनस आर? देखिए पोलर पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। पोलर पाई बॉन्ड है इसलिए प्लस आर या माइनस आर? अथारो साहब ने बोला है माइनस आर। चलिए इंडक्टिव में बताइए, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। हाइपर की ताकत इसके पास नहीं है क्योंकि कैटाइन रेडिकल या एल्किन या एल्काइन नहीं है। ध्यान रहे C ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन नहीं है, एल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C ही होता है। आर पे गोला लगा दीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, मेटा पोजीशन पे साइनाइड बताइए, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। दोनों ही एनाइन के लिए अच्छी खबर लेके आए हैं। ज्यादा अच्छी खबर कौन है, पहला या दूसरा? और पहला या दूसरा? पहला वाला। तो पहले वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़िया निकल के आई है। जनता को समझ आया भाई साहब? अब तक के जो पढ़ाए एग्जाम्पल इसमें किसी को कोई भी डाउट है यहीं पर हाथ खड़ा कीजिएगा ताकि फिर आगे बढ़े तो दिक्कत ना आए। एक बार मैं पेज आपको पीछे दिखा देता हूँ, आप तो क्वेश्चन नंबर बता दीजिए कौन सा वाला समझाना है। लेक्चर यहाँ से शुरू किया है साहब, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आगे बढ़ता हूँ ये दूसरा तीसरा, बस नंबर बता देना मुझे। ये चौथा वाला है, ये पांचवा है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आया है, फट से बता दीजिएगा साहब। रेती जी ने हाथ खड़ा किया, लेकिन हाथ खड़ा करने के बाद रेती जी डाउट भी तो पूछिए, क्वेश्चन नंबर बताइए आप मुझे। सर माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है ना? हाँ लेता है जी, लेता है बंसल साहब। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करता है, करेक्ट सोच रहे हैं आप। तो रीति जी बोल रहे हैं क्या सर क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो रीति जी पहले तो इस सवाल को थोड़ा ठीक से देखें तो वो ऊपर CH2 नेगेटिव है। अगर आपको लग रहा है वो हवा पे नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा नहीं है, वो लाइन डायग्राम मैंने बनाया है वो CH2 नेगेटिव है। ऐसा ही दूसरा वाला भी वो CH2 नेगेटिव, मैंने लाइन डायग्राम दिखाया। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दोनों में कॉमन है, बेंजीन के साथ दोनों प्रॉपर रेजोनेंस कर रहे हैं। उसके बाद जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट हमने रीति जी देखा है। तो पहले केस में पैरा पोजीशन पे NO2 है, पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव तीनों लग सकते हैं, जिसमें से NO2 R और I ही लगा पाएगा। R में पोलर पाई बॉन्ड है तो माइनस R, और इंडक्टिव शायद आप पुराने जमाने से जानते हैं माइनस I। हाइपर की ताकत इसके पास नहीं है, मेटा पे सिर्फ और सिर्फ माइनस I लगेगा। R जो है वो नेगेटिव चार्ज के लिए ज्यादा अच्छी खबर है। अच्छी खबर तो R और I दोनों ही थे, लेकिन R की खबर अच्छी ज्यादा होगी, इसलिए पहला वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो वो आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाला। रीति जी सवाल समझ आया क्या? हेलो
ठीक है। तेजस साहब, तेजस साहब, आदित्य साहब बोल रहे हैं सी ट्रिपल बॉन्ड है इनको साहब पोलर पाई बॉन्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन का ईएन अलग अलग है। देखिए भाई साहब, पोलर पाई बॉन्ड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड मैं बता देता हूं। अगर आपका पाई बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में बैठेगा तो कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। ऐसे पाई बॉन्ड को नॉन पोलर पाई बॉन्ड कहा जाता है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन ले लीजिए या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ले लीजिए, ईएन कम ज्यादा है तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, तो ऐसे पाई बॉन्ड को अपन पोलर पाई बॉन्ड कहा करते हैं, क्योंकि बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो गई है ड्यू टू ईएन डिफरेंस। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, बॉन्ड में भी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं। क्या नॉन पोलर और पोलर की बात समझ आई? अब मैंने डबल बॉन्ड दिखाया, आप ट्रिपल बॉन्ड भी सोच सकते हैं। जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी आपका नॉन पोलर ही है, लेकिन सी ट्रिपल बॉन्ड एन आ जाएगा तो ये आपका पोलर ही हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई क्या जनता को? तेजस जी बोल रहे हैं सर सेकंड वाला बता दीजिए। तेजस्वी साहब, ये जो सेकंड क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं यही वाला वो पूछना चाह रहे हैं आप, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला? ठीक है। तो एसिड वो होते हैं जो H प्लस रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन था, उसको हमने उड़ा दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव कॉमन बनाया, बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। पैरा पोजीशन पे साइनाइड था तो पोलर पाई बॉन्ड की वजह से माइनस आर दिखाया, इंडक्टिव में माइनस आई दिखाया। हाइपर की ताकत इसके पास नहीं है क्योंकि हाइपर तीन ही लोग लगाते हैं, पॉजिटिव, रेडिकल या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड सी, उनमें से ये कुछ भी नहीं है, हाइपर नहीं दिखाएगा। दूसरा वाला मेटा पे है तो सिर्फ माइनस आई दिखा रहा है। माइनस आर और माइनस आई में आर की ताकत ज्यादा होती है, इसलिए पहले वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती हुई नजर आएगी। तेजस साहब बात समझ आ गया है? बिल्कुल समझ आ गया। चलिए साहब, बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। सवाल वही है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। मान लीजिए आपको फोटो ऐसा दे दिया होता OH और OH, और एक बार पैरा पोजीशन पे अगले ने CH3 लगा दिया होता और एक बार पैरा पोजीशन पे CD3 लगा दिया होता और बोला साहब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें। आप फुल फोकस से मेरे साथ जुड़े रहें तो सवाल में डाउट आने का सवाल ही नहीं है। चौधरी जो जो एक अल्फाज बोल रहा है बस आप उसे फुल फोकस से सुनते रहें। तो ये बताइए एसिड किन को कहते हैं? एसिड किन को कहते हैं? जो H प्लस रिलीज करता है, करेक्ट है। जो H प्लस रिलीज करता है तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन आप उड़ा दीजिएगा। जैसे आपने ऑक्सीजन का हाइड्रोजन उड़ाया है, ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव चार्ज। उसके बाद पता चलता है ऑक्सीजन का नेगेटिव दोनों में ही कॉमन रेजोनेंस कर रहा है, उससे फर्क नहीं पैदा होगा। तो फर्क कहां से पैदा होगा? कहां से होगा? अरे, और पैरा पोजीशन पर पड़ा सा आपका CH3। तो CH3 का इफेक्ट देखना शुरू करते हैं, रेजोनेंस में चेक करते हैं, क्योंकि पैरा पोजीशन पे RHI ये सब लग सकता है। रेजोनेंस के लिए हमारी समरी टेबल में कौन कौन था? हमारी समरी टेबल में दो अमीर थे, कौन थे? नेगेटिव और लोन पेयर। तीन गरीब थे, पॉजिटिव, रेडिकल, पोलर पाई बॉन्ड, और एक हमारे पास रॉबिन हुड हुआ करता था। अगर वो रेजोनेंस वाला समरी चार्ट आपको याद आ रहा है तो हम चेक करते हैं CH3 के पास क्या नेगेटिव चार्ज है? CH3 के पास नहीं। क्या CH3 के सर पे लोन पेयर है? नहीं। मैं ये जो CH3 लगा हुआ ना इसको चेक कर रहा हूँ, इसको चेक कर रहा हूँ, ये जो CH3 इसको चेक कर रहा हूँ, इस पे क्या क्या है मौजूद है। तो ये CH3 के ऊपर नेगेटिव भी नहीं है, लोन पेयर भी नहीं है, तो ये अमीर नहीं है। फिर गरीब देखता हूँ, क्या पॉजिटिव है? ना। क्या फिर रेडिकल है? ना। क्या ये पोलर पाई बॉन्ड है? ना। मतलब हमारी समरी टेबल में ये कुछ है ही नहीं। क्या ये रॉबिन हुड है? ना। अगर समरी टेबल में कुछ भी नहीं है तो भाई साहब फिर इसके पास रेजोनेंस की ताकत है या थी? CH3 के पास रेजोनेंस की ताकत है या थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुप्ता जी ने जवाब दे दिया, ताकत नहीं रही तो रेजोनेंस तो इफेक्ट नहीं दिखाएगा। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या CH3 हाइपर दिखाएगा? दिखाएगा क्या? कपिल साहब ने बोला बिल्कुल दिखाएगा, बाकी जनता को पता नहीं है। तो सुगलो लास्ट क्लास में पढ़ा के आए हो, आज के टॉपिक जो शुरू करने वाला था आपने बोला सा हाइपर कॉन्जुगेशन विद बेंजीन चौधरी पढ़ा चुका है, तो ये हम पढ़ा के आए हैं। अगर इस कंपाउंड में देखते हैं तो बेंजीन के पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज ये अल्फा कार्बन होता है, तो क्या ये हाइपर करता है? अरे लास्ट क्लास में पढ़ा के आया था, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्राणों का न्योछावर करता है और पाई बॉन्ड टूटता है। बेंजीन को हाइपर से पैसा मिल रहा है, पैसा दान किया जा रहा है, तो ऐसा का ऐसा ही फोटो क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? बेंजीन पे पाई बॉन्ड और अगला वाला कार्बन क्या अल्फा कार्बन है रंजन साहब? हाँ, बेंजीन के पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक ऐसे जैसे यहाँ इसको पलट के लिख दिया हमने यहाँ पर, तो अल्फा कार्बन है तो हाइपर करेगा। और जब हाइपर करता है तो मुझे बताइए ऊपर बैठा CH3 बेंजीन को पैसा लेता है या देता है?
हाइपर में ऊपर बैठा CH3 बेंजीन से पैसा लेता है या देता है? अरे देता है। तो हाइपर भी जो लिखूंगा वो भी मैंने ऐसे लिखा है, एच तो लिखा है लेकिन एच के आगे मैंने प्लस एच लिख दिया। प्लस एच इंडिकेट कर रहा है कि हाइपर में हम पैसा दान कर रहे हैं। रेजोनेंस दिखा नहीं रहा था, इंडक्टिव में ये दिखाएगा आपका प्लस आई, मोस्ट डोमिनेटिंग पे गोला लगा दिया। अगला है CD3, ये भी जैसे ड्यूटेरियम है, ये भी हाइपर दिखाएगा और ये भी इंडक्टिव दिखाएगा। इस पे भी प्लस एच पे गोला लगा दिया। नेगेटिव चार्ज की मदद कौन करता है? नेगेटिव वाले। यहां क्या लगा है? प्लस एच। प्लस एच, ये एनाइन के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? अच्छी खबर है या बुरी खबर है? अगर ये बुरी खबर है तो दोनों ही हाइपर से ओ नेगेटिव को तबाह कर रहे हैं। दोनों ही हाइपर से ओ नेगेटिव को तबाह कर रहे हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि ज्यादा तबाह कौन कर रहा है। बताइए साहब, पहला वाला ज्यादा तबाह कर रहा है या दूसरा? हाइपर किसका ज्यादा होता है? पहले हाइपर हाइड्रोजन का ज्यादा होता है या ड्यूटेरियम का? जनता ने जवाब दिया हाइपर साहब हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, तो प्लस एच इसका मैक्सिमम है। प्लस एच मैक्सिमम है तो एनाइन के लिए अच्छी खबर या और ज्यादा बुरी खबर? अच्छी खबर या और ज्यादा बुरी खबर? बुरी खबर। तो कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन मिला? कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन मिला, पहला या दूसरा? और अब पहला या दूसरा? दूसरा। अब यहाँ पर एक बंसल साहब हमारे बीच में बैठे हैं और वो पूछते हैं, सूला ये पूछ रहा है कि साहब ये जो CH3 इसका प्लस आई कैसे लगा? बंसल साहब ऐसा मन करता हमारा कंप्यूटर से घुट के और तुम्हें कुटाई कर दे। पहला लेक्चर, चौधरी का पहला लेक्चर ऑनलाइन का, बंसल साहब को बोलते समझ आ गया, तुरंत सॉरी बोलता है शुक्ला। तो बंसल साहब बात ये थी कि न्यूट्रल सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो प्लस आई दिखाता है, नेगेटिव चार्ज भी प्लस आई दिखाता है। बात शायद आपको याद आ चुकी है। बंसल जी यस और नो में जवाब दीजिए। अगम्य बंसल साहब यस 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 यस। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अंकित साहब कहते हैं सर खौफ है आपका। नहीं, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। कोई चीज जेनुअनली अगर आपको नहीं आती, आप पूछिए। कुछ भूल गए हैं तो चौधरी का फर्ज है, याद दिला देगा, आपको याद दिला देगा। चलिए साहब, ऐसा तो मिलजुल के ही तो सफर को तय करेंगे साथियों, इसमें डरना वरना बिल्कुल नहीं है, बेखौफ चर्चा करेंगे अपन। कभी कभी किसी को तबाह भी कर देंगे हैं। तो OH है और इसकी एक बार मेटा पोजीशन में हमने CH3 लगाया और इस पे मेटा पोजीशन पे CD3 लगाया। OH का H उड़ा दिया है, O नेगेटिव बना दिया है। मेटा पे साथियों कौन सा इफेक्ट काम करता है? इंडक्टिव। तो CH3 का भी प्लस आई लग रहा है और CD3 का भी प्लस आई लग रहा है। बताइए साहब, और कोई इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा। प्लस आई ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम? ड्यूटेरियम का। बताइए प्लस आई एनायन के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? बुरी खबर है। तो ज्यादा बुरी खबर दूसरा वाला हो गया, क्योंकि प्लस आई मैक्सिमम लगा रहा है। तो कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, पहला या दूसरा? अरे पहला या दूसरा? पहला वाला। जनता को चमका गया रे। चलिए साहब, कदम और आगे बढ़ाते हैं, सवाल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और मान लीजिए अगला सवाल हमने लिया है, बेंजीन का डब्बा लिया, चमक गया है कैप साहब को, एकदम चमक रहा, तेजी से चमक रहा है जनता को। चलिए साहब, सवाल ऐसा लिया होता OH और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लिया, एक बार वही OH लिया होता और इसकी मेटा पोजीशन पे CH3 लिया होता, और एक बार सेम OH लिया होता और इसकी पैरा पोजीशन पे CH3 लिया होता। एकदम खुला खुला लिख रहा हूं ताकि जनता को एकदम अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। चलिए साहब, इस कंपाउंड को लेते हैं। तो सवाल आपसे क्या पूछा गया था, लैंग्वेज पता होनी चाहिए। क्या पूछा गया था? एसिडिक स्ट्रेंथ का। एसिड वो होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं। उड़ा दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव बना दिया है। उसके बाद देखते हैं जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट। CH3 लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे क्या क्या इफेक्ट लगते हैं? इंतजार में हूं आपके चैट पढ़ने का। RHI, सारे सारे, आदित्य जी कह रहे हैं सारे लगते हैं, बिल्कुल जो आपने पढ़े हैं RHI वो सब लगते हुए नजर आए। अब उनमें से CH3 क्या क्या लगाएगा, ये तो CH3 से पूछना पड़ेगा। तो अभी भी पढ़ के हैं, बताइए सा CH3 क्या क्या इफेक्ट लगा सकता है? CH3 रेजोनेंस की ताकत नहीं लगाएगा, CH3 सिर्फ और सिर्फ हाइपर और इंडक्टिव की ही ताकत लगा सकता है। तो हाइपर में ये प्लस एच दिखाएगा और इंडक्टिव में प्लस आई दिखाएगा। तो एच और आई मैं दोनों फट से लिख देता हूँ, एच लिख दिया, एच पे गोला लगा दिया है। मेटा पोजिशन पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव दिखाएगा, प्लस आई पे ही गोला लगा दिया है। पैरा पोजिशन पे फिर से हाइपर और इंडक्टिव दोनों दिखाएगा, हाइपर पे गोला लगा दिया। बताइए साहब, ABC में तीनों में देखते हैं तो एनाइन के लिए क्या आपको एहसास हो रहा है तीनों में ही हाइपर हो या फिर इंडक्टिव हो, तीनों में ही प्लस वाले हैं, जो कि एनाइन के लिए अच्छी खबर है या बुरी?
अरे अच्छी खबर है या बुरी? बुरी है तो बुरी है भाई साहब, इसका मतलब ये हाइपर से बुरी है और ये इंडक्टिव से बुरी है, तो ज्यादा तबाह कौन कर रहा है? हाइपर वाला। तो कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, एसी या बी? कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, एसी या बी? जनता का जवाब फट से आया, बोले तो जनता बी के साथ है। बी सबसे आगे, ए और सी में सस्पेंस बरकरार है। अब ए और सी में देखूंगा तो हाइपर दोनों में कॉमन हो गया है। ए और सी में एक्चुअली दोनों में हाइपर कॉमन हो गया है, वहां से फैसला नहीं हो पाया। तो अब अगली बारी आएगी इंडक्टिव की, जब मोस्ट डोमिनेटिंग से फैसला नहीं हो पाया, अब बारी आ रही है जब हम गोला को अक्सर देख लेते थे, आज पहली बार ये हुआ कि गोले से फैसला नहीं हो पाया, तो फिर अगले इफेक्ट पे चर्चा करते हैं। यहां भी आई लग रहा है, यहां भी आई लग रहा है। सुना इंडक्टिव दूरियों के साथ दम तोड़ देता है, सुना इंडक्टिव दूरियों के साथ दम तोड़ देता है। तो बताइए सब प्लस आई कहां ज्यादा लगेगा, पहला या तीसरा? पहले वाले में प्लस आई मैक्सिमम लगेगा। प्लस आई मैक्सिमम एनाइन के लिए अच्छी खबर हुई या बुरी खबर हुई? बुरी खबर हुई। तो कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ए या सी? सी वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, ए सबसे लास्ट में है। बात समझ आ गया जी? सबको समझ आ गया, सबका एकदम परफेक्ट सीक्वेंस में सबका एक आंसर आता है तो आनंद आ जाता है मुझे। चलिए साहब सवाल और आगे बढ़ाते हैं। बेंजीन का डब्बा, यहाँ लिया मैंने OH, फिर से बेंजीन का डब्बा और एक बार फिर से मैंने यहाँ लिया OH, एक और बेंजीन का डब्बा ले लिया होता और यहाँ ले लिया होता OH। ये सवाल आपके लिए ही है साथियों। बेंजीन का डब्बा, यहाँ OH, सबको फिनोल कहा करते हैं हम लोग। पहले वाले केस में मैंने यहाँ NO2 लिया, दूसरे केस में मैंने यहाँ फ्लोरीन लिया, फिर मैंने यहाँ CH3 लिया और फिर यहाँ मैंने OCH3 ले लिया है। सवाल आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का पूछा गया है। सोचिए, सोचते विचारते और मुझे जवाब देते रहना आप। सवाल आपके लिए ही है साथियों। सौम्या भगत साहब का तो जवाब भी आ गया, सौम्या जी का तो, सौम्या जी बहुत तेज दौड़ रही हैं। तो यहां पर एक राज है, जिन लोगों ने जीओसी रिवाइज कर रखा उन्हें राज पता है, जिनको नहीं पता है चौधरी अब बता रहा है। बड़ा राज यह है कि एरी इफेक्ट, AERHI इफेक्ट, एरी इफेक्ट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन, सुनना साहब सुनना, राज की बात सुनना, AERHI इफेक्ट, एरी इफेक्ट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन हेलोजेंस, एरी इफेक्ट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन द हेलोजेंस। हेलोजन पे एरी कंसेप्ट लागू नहीं होता, एरी बोले तो AERHI, वो इसलिए क्योंकि हेलोजन का माइनस आई बहुत मजबूत होता है, हेलोजन के सर पे लोन पेयर भी है, जैसे इस केस में देखूंगा तो फ्लोरीन के सर पे लोन पेयर मौजूद होता है, तो लोन पेयर की वजह से वो प्लस आर इफेक्ट भी दिखाते हैं। लेकिन हेलोजन का सुना है कि पीरियोडिक टेबल में ईएन के बेताज बादशाह होते हैं हेलोजेंस, चूंकि बहुत ज्यादा ईएन है तो उनकी खींचने की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो उनका माइनस आई काफी ज्यादा मजबूत होता है। तो इन केस ऑफ हेलोजन माइनस आई डोमिनेट कर जाता है और किसके, प्लस आर इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ हेलोजेंस में होती है। जनरली अगर चर्चा करूं तो एरी में कौन भारी पड़ता है, इंडक्टिव या रेजोनेंस? जनरली जनरली रेजोनेंस या इंडक्टिव साथियों, रेजोनेंस भारी पड़ता है। लेकिन हेलोजन एकमात्र ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें इंडक्टिव जो है वो रेजोनेंस पे भारी पड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब जब जब हेलोजेंस आएंगे और गोला लगाने की बारी आएगी मोस्ट डोमिनेटिंग की, तो आप गोला किस पे लगाएंगे, आर पे या आई पे? आई पे, बस ये पता होना चाहिए। बाकी अब सवाल आसान है, आप OH का H उड़ा लीजिए, एनाइन बना दीजिए। सवाल हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ही कर रहे हैं साथियों। O- बनाया, बेंजीन का डब्बा सब में कॉमन है, पैरा पोजीशन पे NO2 का। अब मुझे फटफट जवाब चाहिए, NO2 का इफेक्ट बताइए साहब, पैरा पोजीशन पे क्या क्या लगेगा, जनता फटाक से जवाब दे। अरे NO2 का जवाब -R -I, पोलर पाई बॉन्ड है तो -R, और इंडक्टिव में -I हाइपर नहीं करेगा, आर पे गोला लगा दिया। भाई साहब सारे एग्जाम्पल जो है वो सब अभी भी पढ़ा के, मुझे फटफट जवाब चाहिए। हेलोजन के सर पे लोन पेयर है तो ये अमीर है या गरीब? हेलोजन के सर पे लोन पेयर है तो अमीर है, अमीर है तो यहाँ पर आएगा +R, इंडक्टिव में आएगा -I, बाकी ये हाइपर नहीं करता है। गोला किस पे लगाऊं, आर पे या आई पे?
आई पे, वेनिस जैन साहब ने भी बता दिया आई पे गोला लगाना, ये बड़ी बात थी। CH3 रेजोनेंस नहीं करता है, हाइपर में ये प्लस एच दिखाएगा और इंडक्टिव में ये प्लस आई दिखाएगा, H पे गोला लगा दिया। OCH3 में ऑक्सीजन के सर पे लोन पेयर है तो रेजोनेंस में R दिखाएगा, हाइपर ये नहीं दिखाएगा, इंडक्टिव में माइनस आई दिखाएगा, R पे गोला लगा दिया। जितने इफेक्ट लिखे इतने समझ आ गए हैं सबको, तो मैं आगे बढ़ूं। जितना इफेक्ट मैंने लिखा सबको समझ आया, एक बार मुझे यस 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 चाहिए, जवाब तुम आगे लेके आऊंगा, लेकिन जो इफेक्ट लिखा वो सबको समझ आ गया। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब मैं देखूंगा एनाइन के लिए माइनस वाले की मदद माइनस वाले करते हैं, तो ए और बी में माइनस आर और माइनस आई उसके लिए अच्छी खबर है, जबकि सी और डी में एच और आर उसके लिए बुरी खबर है। कहने का मतलब ए कोमा सी बी और डी पे तो भारी पड़ेगा। अब ए और सी में देखूंगा तो ए वाले में आर की ताकत से स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि बी वाले की ताकत में माइनस आई से स्टेबलाइज हो रहा है। ज्यादा ताकतवर कौन होता है साथियों, आर या आई? आर होता है, इसलिए ए सबसे आगे आ गया है, सी उसके पीछे चला, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, ए कोमा बी इज ग्रेटर देन सी कोमा डी, ऐसा है, सॉरी टाइपिंग एरर, टाइपिंग एरर। तो ए कोमा बी सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ कंपेयर सी एंड डी के, जिसमें ए आगे आ गया, सी और डी में सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ध्यान रहे इसमें ऐसा नहीं डाउट आना चाहिए कि साहब हेलोजन है इसका तो माइनस आई, देखिए साहब इसका माइनस आई जो डोमिनेट करता है वो दूसरे से नहीं, हेलोजन का माइनस आई अपने में ही डोमिनेट करता है, इसका माइनस आई जो होगा हेलोजन का वो अपने ही आर में डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं होगा इसका माइनस आई इसके आर पे भारी पड़ जाएगा, खुद में ही, बिल्कुल रंजन साहब ने बोला खुद में ही। ए सबसे आगे, बी उसके पीछे, सीओडी में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सीओडी एक्चुअली दोनों ही तबाह कर रहे हैं। अब पता चलता है सी वाला एच से तबाह कर रहा है और जबकि डी वाला आर से तबाह कर रहा है। ज्यादा तबाही कहां है साहब, सी में या डी में? डी में। तो कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, सी वाला। तो सी वाला आगे आ गया है और ए और बी तो ऑलरेडी सबसे आगे थे। बात समझ आ गया क्या, बात समझ आ गया क्या? कोठारी जी कह रहे हैं कि साहब ये बी वाले में फिर से वो बात बता दीजिए, तो कोठारी जी हम बता रहे हैं कि हेलोजन के केस में जो माइनस आई डोमिनेट करता है, ये माइनस आई अपने में ही डोमिनेट करता है, इसके आर और आई में आई पे गोला लगाना है। ऐसा नहीं होगा कि इसका आई बाजू वाले के आर पे डोमिनेट कर जाएगा, उसका आर तो इसके आई पे डोमिनेट करेगा ही करेगा। बस ये है कि इसका आर और आई चर्चा करेंगे तो इसके आई पे आप गोला लगाएंगे, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो बाकी सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोठारी जी बात क्लियर हो चुका है अभी आपको? कोठारी जी बिल्कुल बिल्कुल यस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आप मुझे फट से करके बता देना। ये रहा OH, बेंजीन का डब्बा, ये रहा OH। पैरा पोजीशन पे एक बार मैंने CH3 लिया और एक बार ऐसा बड़ा सा फोटो ले लिया, CH CH3 CH3। फट से बताइए ज्यादा एसिडिक कौन है? मैं बता देता हूँ, H+ उड़ाना है, एनाइन बनाना, इसके आगे मुझे बताइए पैरा पे CH3 का क्या लगेगा? पैरा पे CH3 क्या लगेगा? हाइपर इंडक्टिव। हाइपर एक बार या 3 बार? अगर इस बेंजीन के गोले को थोड़ा और जूम करके दिखाएं तो ये भाई साहब पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड ऐसा है उसके भीतर, तो यहाँ पाई 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 पड़ा हुआ नजर आई, पाई के रेस्पेक्ट में अगला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये अगला कार्बन अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पे एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार हाइपर होगा, जबकि इंडक्टिव एक बार आता है। हाइपर पे आपने गोला लगा दिया। अगले वाला केस है, ये भी हाइपर दिखाएगा, बताइए सब 3 बार या 1 बार? अल्फा कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है बीडू? कैफ साहब ने बताया एक ही ऐसा। इधर इधर जनता सात मत समझ लेना, तो ये एक ही बार हाइपर दिखाएगा। मैं +H लिख रहा हूँ, वहां +3H लिखा गया है, इंडक्टिव में प्लस आई। तबाही दोनों ही है, लेकिन ज्यादा तबाही कौन है, पहला या दूसरा? पहला तबाही ज्यादा है। आपसे स्टेबिलिटी पूछा गया है, ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, पहला या दूसरा? दूसरा आपका ज्यादा स्टेबल है। साथियों यहां तक समझ आया तो आगे बढ़े। हेलो, चलिए चलो और आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर तक पहुंच गए? 6वां नंबर। ये ले बिड़ू भाई, 7वां रहा 10। सवाल आएगा 10, जनता को आएगा आंसू। एल फिनोल लिया, NO2 लगा दिया। फिर से आगे बढ़े, इले फिनोल और मेटा पोजीशन पे NO2 लगा दिया होता, एक और फिनोल का फूटू ले लिया होता और इले बुड़बक मेटा नहीं पैरा पे NO2 लगा दिया होता। और सवाल पूछा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। टुकर टुकर नहीं देखने का, फट से जवाब देने का। तो बता भाई कौन सा ज्यादा एसिडिक है? अब मुझे खट 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 जवाब चाहिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं,
एच उड़ा लीजिए, एच उड़ा लीजिए, एच उड़ा लीजिए, बारी बारी से उड़ाएंगे। पैरा पोजीशन पे क्या इफेक्ट लगेगा, माइनस आर और माइनस आई। आर पे गोला लगाइए, मेटा पे क्या लगेगा, मेटा पे मेटा पे मेटा पे माइनस आई माइनस आई माइनस आई। और तो पे क्या लगेगा, माइनस आर और माइनस आई। ये लीजिए साहब, आपने ये फोटो बना दिया है। उसके बाद देखते हैं, आर पे आपने गोला लगा दिया है। फिर पता चलता है आर और आई सभी अच्छी खबर है, लेकिन ज्यादा अच्छी खबर कौन होगा, आर या आई। आर अच्छी खबर ज्यादा होगा, इसका मतलब ए कोमा सी जो है वो बी पे तो भारी पड़ेगा। करेक्ट है। ए और सी दोनों ही बी पे तो भारी पड़ने वाले हैं। इतनी बात जनता को समझ आई तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, अब ए और सी में देखूंगा तो आर कॉमन हो गया है। करेक्ट है। अगर आर आपका कॉमन हो गया है तो फिर मुझे बताइए अगला पावर किसका देखना है, इंडक्टिव का देखना है। तो इंडक्टिव में मुझे बताइए कि कौन सा ज्यादा होगा, पहला या तीसरा। पहला वाला। इंडक्टिव ए में मैक्सिमम लगेगा, क्या एनाइन के लिए वो अच्छी खबर लेके आने वाला है, बिल्कुल लेने वाला है। तो ए सबसे आगे, फिर सी, फिर बी। चमका गया रे, अरे जनता को चमका गे, पक्का सुलट गया सुगले। हाँ, जनता साहब कुछ कुछ बता रहे हैं, बघेल साहब बता रहे हैं साहब कुछ खास है इसमें, कुछ खास है, मैंने पढ़ लिया बघेल साहब आपकी बात। अग्रवाल साहब ने भी वो ठीक ठीक पकड़ लिया है। वो होता क्या है यूं समझिए, हाँ कहाँ पर आपने फॉल्ट कर दी। अगर ए वाले कंपाउंड को थोड़ा और जूम करके दिखाएं साहब, तो ए वाला कंपाउंड ऐसा दिखाई देगा आपको। थोड़ा सा और जूम करके दिखाते हैं ए वाले कंपाउंड को, तो ए वाले कंपाउंड में थोड़ा राज छुपा हुआ है। ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है, और NO2 को भी जूम करके दिखाते हैं तो ये NO2 का कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला और इधर पड़ा है। मुझे बताइए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा ईएन किसकी होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन के सर पे कैसा चार्ज आएगा साथियों, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इधर वाला ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव चार्ज। बोले तो ये हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव ऑक्सीजन के डेल्टा नेगेटिव के साथ एक अट्रैक्शन कर लेगा, एक दोस्ती कर लेगा। जब हाइड्रोजन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है तो इसे कुछ लोग एच बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब, आप जो एरी कंसेप्ट पढ़ा है इसमें आपने यहाँ घोटाला किया है। घोटाला क्या किया है, आपने सारे इफेक्ट एक साथ नहीं लिखे हैं। पहले आपको किसको लिखना पड़ेगा, माइनस आर, जो आपने लिख दिया मोस्ट डोमिनेटिंग। फिर AERHI में एच पहले लिखेगा या आई पहले लिखेगा, एच पहले लिखेगा। तो एक चीज आप भूल गए थे जिसकी वजह से आपका ऑर्डर गलत हो गया है। फिर आई में माइनस आई, बोले तो इस सीक्वेंस में लिखना था। अब सवाल को दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले ए में लग रहा है माइनस आर मोस्ट डोमिनेटिंग, बी में लग रहा है माइनस आई, और सी में लग रहा है माइनस आर। ठीक है साहब, ध्यान रहिए एच बॉन्डिंग ऑर्थो पोजीशन पे लगता है, मेटा या पैरा पे एच बॉन्डिंग काम का नहीं करेगा। तो आर और आर की वजह से ए और सी तो बी पे भारी पड़ गए, इतना तो कंफर्म है कि माइनस आर की वजह से ए और सी जो है वो बी पे तो भारी पड़ जाएगा। अब जब ए और सी में कंपेयर करने की बारी आएगी तो अगला पावर क्या देखना है, डायरेक्टली आई या एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव क्या पड़ेगा वो चेक करते हैं। होता क्या है कि ए वाला भी H प्लस रिलीज कर रहा होता है, सी वाला भी H प्लस रिलीज करता है। जो H प्लस रिलीज करते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है। बट कंपेरेटिवली चेक करूं तो आर से जब दोनों कॉमन हो गया तो ए वाले में एच बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन इस कंपाउंड के भीतर ही कुछ लम्हों तक ट्रैप हो जाता है। 1 2, अगर एच बॉन्डिंग का नंबरिंग भी देखूं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, एक 6 मेंबर्ड स्टेबल एच बॉन्डिंग का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ मूवमेंट्स के लिए हाइड्रोजन उस कंपाउंड के भीतर ही ट्रैप हो जाता है। साहब एसिड तो वो होते हैं ना जो H प्लस सोल्यूशन में रिलीज करेगा। ए वाला कंपाउंड रिलीज तो कर रहा था बट कंपेयर टू सी, एच जो है वो एच बॉन्डिंग की वजह से कुछ लम्हों के लिए, कुछ मूवमेंट्स के लिए कंपाउंड के भीतर ही फंस के रह गया। कंपेयर टू सी, बताइए साहब ए वाला कंपाउंड H प्लस आसानी से रिलीज कर रहा है या तकलीफ से रिलीज कर रहा है। कंपेयर टू सी चर्चा कर रहा हूं साहब, आसानी से रिलीज करेगा या तकलीफ से करेगा। जनता का जवाब आ गया तकलीफ से। तो बताइए साहब अच्छे से H प्लस जो रिलीज करेगा क्या वही अच्छा एसिड कहलाएगा। तो ज्यादा अच्छा एसिड कौन होगा साथियों, ए वाला होगा या सी वाला होगा, सी वाला होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब ऑर्डर में सी, ए और बी पे तो ऑलरेडी दोनों आगे थे, क्योंकि मोस्ट डोमिनेटिंग से आर की वजह से दोनों आगे आगे, आई की वजह से वो पहले से ही पीछे रह गया। तो ए और सी एक्चुअली दोनों ही H प्लस रिलीज कर रहे थे, आर का इफेक्ट कॉमन हो गया तो फिर मैंने देखा H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से हल्का सा ए थोड़ा कम H प्लस रिलीज कर रहा था। करेक्ट है। ये जो सवाल है बड़ा काफी इंपॉर्टेंट है साहब।
ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो कंपाउंड होते हैं इनके भी बड़े फेमस नाम होते हैं। पहला वाला जो कंपाउंड है लोग इसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कहते हैं, दूसरा वाला मेटा हो गया, तीसरा वाला पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया। तो बोर्ड का बड़ा ये फेमस सवाल होता है, बोर्ड वाले काफी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। वाई पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल? वाई पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल? रीजन क्या लिखेंगे आप? किसकी वजह से? एच बॉन्डिंग की वजह से, एच बॉन्डिंग की वजह से, करेक्ट है। तो ऐसी एच बॉन्डिंग जो कंपाउंड के भीतर ही भीतर हो रही होती है, ऐसी एच बॉन्डिंग को इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग कहा जाता है। ये इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बोलेंगे, उसकी वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाता है, करेक्ट है। अब यहां पर मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूं, वो आप सुनिएगा, नोट करने वाली बात है कि मान लीजिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ये कंपाउंड दिया गया बेंजीन का डब्बा और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दूं तो इसका नाम है साहब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ऐसे ही अगर ये बेंजीन का डब्बा और इसकी पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दूं तो लोग इसे कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर सवाल ये पूछा जाता कि ए और बी, ये कंपाउंड ए है ये कंपाउंड बी है, ए और बी में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ध्यान रहे साथियों, बॉइलिंग पॉइंट जो डिफाइन होता है वो एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं, मिनिमम एक मोल के लिए डिफाइन होता है। और एक मोल में कितना सारा मॉलिक्यूल बैठता है? बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कोठारी साहब मैं आपके डाउट पे आऊंगा, मैंने देख लिया आपका, आप मेरे रिदम पे बने रहे, मैं आपके डाउट पे आऊंगा, मैंने देख लिया आप क्वेश्चन नंबर 6 पे जाना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बार 7 पे चर्चा कर लेता हूँ, रिदम ना तोड़िए। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिफाइन होता है मिनिमम एक मोल के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, डाइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, ये आपके मिनिमम एक मोल के लिए डिफाइन होते हैं। एक मोल में कितना सारा मोलिक्यूल बैठता है? एक मोलिक्यूल या अवोगाद्रो के बराबर 6.023, ऐसा करोड़ों अरबों मोलिक्यूल बैठे हुए नजर आते हैं। यानी ए वाले एक मॉलिक्यूल नहीं है भाई साहब, ए वाले ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बैठे हुए नजर आएंगे, ऐसे ए बहुत सारे हैं, ऐसे ही बी वाले भी बहुत सारे मॉलिक्यूल बैठे हुए नजर आएंगे, ये सारे बी भी हैं। अब ए वाला तो अपने भीतर ही भीतर एच बॉन्डिंग कर रहा है, इसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जबकि बी वाले में पहला वाला बी वाला दूसरे बी मॉलिक्यूल के साथ फिर से एच बॉन्डिंग करेगा, खुद के भीतर ही भीतर तो नहीं करेगा लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल से तो कर लेगा। इसका NO2 इसके OH के साथ, इसका NO2 दूसरे वाले के OH के साथ, जब भीतर ही भीतर होता है तो उस एच बॉन्डिंग को इंट्रामोलिकुलर कहा जाता है। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करता है तो उसे इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग कहा जाता है। अब आते हैं मुद्दे पे वापस लौट के, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है कि आपको लिक्विड फॉर्म से आग लगा के वेपर फॉर्म में ले जाना है, ये लिक्विड से लेके वेपर में ले जाने तक का जो सफर है, जो टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं, इसका नाम होता है साहब बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब ए वाले में तो क्या होगा, ए है, बी है, सी है, सर आपका ए बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े, आग लगाया और इन्हें सीधा सीधा वेपर में ले जाना, कुछ टेम्परेचर टी सप्लाई किया। लेकिन जब बी वाले कंपाउंड में आते हैं तो पहले बी वाले कंपाउंड आपस में दोस्ती करके बैठे हैं, ये बी इस बी के साथ दोस्ती करके बैठा है एच बॉन्डिंग से, ये बी इस बी के साथ एच बॉन्डिंग करके बैठा है। तो क्या आपको एहसास हो रहा है, पहले आग लगा के दोस्ती तोड़ना पड़ेगा, पहले दोस्ती तोड़ना पड़ेगा और फिर वेपर में ले जाने वाला काम तो दोनों में ही कॉमन बैठा हुआ नजर आए। तो मुझे बताइए कहां एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, ए वाले में या बी वाले में? अरे ए वाले में या बी वाले में? बी वाले में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसकी वजह से? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से। मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड होते हैं तो फिर उनको थोड़ा दूर करना पड़ता है, कुछ टेम्परेचर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, बाद में लिक्विड से वेपर में तो ले जाना ही है साथियों, ठीक है। ऐसे ही सवाल ये भी पूछ लिया जाता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में सोल्यूबल इन वाटर कौन है? सोल्यूबल इन वाटर किसकी ज्यादा है, सोल्युबिलिटी इन वाटर? तो एक्चुअली वाटर में कौन सोल्यूबल होगा? जो पानी से दोस्ती करेगा, जो पानी से दोस्ती करेगा। अब पानी से दोस्ती कौन कर रहा है? तो ए वाला जो कंपाउंड है उसको तो दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, तो मोमाया में है ही नहीं है, तो अपने आप में ही खुश है। ए वाले को दूसरे कंपाउंड से कोई मतलब नहीं है, अपनी सारी मोमाया से बाहर निकला हुआ है। लेकिन अगर बी वाले कंपाउंड को देखता हूं तो क्या बी वाले कंपाउंड में एच बॉन्डिंग करने की गुंजाइश, और क्या पानी में डाइपोल्स होते हैं? हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, तो बी वाला कंपाउंड पानी के डायपोल के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है। तो मुझे बताइए दोस्ती पानी से कौन कर रहा है, पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? दूसरा। तो कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा, पहला या दूसरा? दूसरा वाला। तो सोल्यूबल इन वाटर भी आपका बी वाला ही अच्छा होगा। ये बात समझ आई क्या साथियों?
हेलो, पक्का? चलिए साहब, ये बात भी समझ आ जाती है। तो अब मैं आ जाता हूँ कोठारी साहब के डाउट पे। कोठारी साहब को क्वेश्चन नंबर 6 नहीं समझ आया, माहेश्वरी साहब को भी नहीं आया। मैं एक बार 6 वाला रिपीट कर देता हूँ। ऑक्सीजन पे नेगेटिव कॉमन था, बेंजीन का डब्बा भी कॉमन था, रेजोनेंस कर रहा था, पैरा पोजीशन पे CH3 था। हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं तो पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, ये जो आपका पाई बॉन्ड है, इसका रेस्पेक्ट में जस्ट अगला कार्बन आपका अल्फा कार्बन होता है। इस अल्फा कार्बन पे एक नहीं, दो नहीं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये 3 बार हाइपर करेगा। इसमें बेंजीन पे पाई बॉन्ड को जूम करके देखेंगे तो जिसका जस्ट अगला कार्बन सिर्फ CH ही होगा। ध्यान रहे, सिर्फ CH ही होगा, CH3 नहीं होगा। इस CH पे एक ही बार अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एक बार हाइपर करेगा। वो 3 बार हाइपर करके नेगेटिव चार्ज के लिए तबाही ज्यादा लाएगा, ये एक बार हाइपर करके तबाही कम लेके आएगा। कंपेरेटिवली तबाही कम है, इसलिए सेकंड वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। बात समझ आई? माहेश्वरी साहब और कोठारी साहब यस और नो में जवाब दीजिएगा मुझे। बिल्कुल दोनों को समझ आ गया, बहुत अच्छा लगा मुझे, फट से समझ आया। चलिए साहब, अब तक का जो सफर हमने देखा है, एक बार आप फटाक से मैं सारे पेज आपके लिए वापिस दिखा देता हूँ पीछे वाले। और अगर देख लिए तो 2 ही मिनट का खेल और है, और फिर समाचार समाप्ति करते हैं, और फिर एक साथ ही दिखा देते हैं आपको, ठीक है? तो चलिए एक चीज और दिखा देते हैं। हमने एसिडिक स्ट्रेन के बहुत सारे सवाल किए हैं, करेक्ट है? तो अब एसिडिक स्ट्रेन में और अगर जूम करके देखा जाए तो हमने एसिडिक स्ट्रेन में कौन कौन से कंपाउंड देखे हैं। पूरी जीओसी में हमने दुनिया भर के कंपाउंड देखे हैं साहब। हमने अल्कोहल देखा है, फिनोल देखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड देखे हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखा, सल्फोनिक एसिड देखे हैं, एरोमेटिक वेरोमेटिक भी देखे हैं। इतने सारे दुनिया के कंपाउंड देखे हैं। अगर उन सबको एक साथ कलेक्ट करके मैं एक कंबाइंड एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाना चाहूं तो मेरा साथ देना कैसे निकल के आएगा वो कंबाइंड एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर? ठीक है कोठारी जी, बॉइलिंग पॉइंट में बॉन्ड लेंथ भी देख सकते हैं क्या? क्यों देखेंगे भाई साहब, बॉन्ड लेंथ पूछा ही नहीं, अगले ने बॉइलिंग पॉइंट पूछा, तो बॉन्ड लेंथ क्यों देखेंगे? हैं, गजब करते हो कोठारी साहब। तो कंबाइंड एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे पहले छोटा सा कंपाउंड लेता हूं, RCH2 और CH2 एल्केन लिया है, ये हाइड्रोजन बैठा हुआ नजर आए, ठीक है? ऐसे ही मैंने लिया RCH डबल बॉन्ड CH और इस कार्बन पे हाइड्रोजन लिया है। सवाल पूछा गया इन दोनों हाइड्रोजन में से कौन से हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है? तो एसिड होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं, एल्केन से भी उड़ा है, एल्केन से भी उड़ा है, दोनों का नेगेटिव कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो पहला वाला नेगेटिव कार्बन sp3 पे है, दूसरा वाला नेगेटिव कार्बन sp2 पे है। ज्यादा स्टेबल कौन होता है, sp3 वाला या sp2 वाला? sp3 वाला या sp2 वाला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने जवाब दिया sp2 वाला, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा ही। इससे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है एक्चुअली अमीन की, RnH2 की। वो इसलिए होती है क्योंकि अमीन में जब आप हाइड्रोजन उड़ाएंगे तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन का नेगेटिव जो है वो कार्बन के नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा आ गई। अमीन से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है एक्चुअली RC ट्रिपल बॉन्ड CH की, एल्काइन की। अरे बाबा, कैसे? तो एल्काइन में अगर देखूं तो अगर इस हाइड्रोजन को उड़ाएंगे तो कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है एक्चुअली वो sp हाइब्रिडाइजेशन वाला है। और सुना है कार्बन जब sp में होता है तो कार्बन जब sp में होता है तो EN आता है साहब 3.25। क्या वो नाइट्रोजन जब sp3 में होता है तो उस पे भारी पड़ेगा रे बिड़ू? मोर ईएन देन नाइट्रोजन, जैन साहब ने बताया। तो इसलिए एल्काइन का एसिडिक स्ट्रेंथ अमीन से भी बढ़िया निकल के आएगा। समझ आया रे भाई? ये बिल्कुल आया। अब ये एल्काइन से और अगर आगे कदम बढ़ाते हैं तो एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ एल्काइन से भी अच्छी होती है, क्योंकि इस बार जब हाइड्रोजन उड़ाएंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। कार्बन नेगेटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव में ऑक्सीजन नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है पानी का, क्योंकि पानी से जब H+ उड़ाएंगे तो वो OH- बनेगा। देखिए साहब, नेगेटिव चार्ज तो अल्कोहल में भी था, नेगेटिव चार्ज पानी में भी है, लेकिन R का कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, R का कुछ लगेगा, R का कुछ लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। और प्लस आई के लिए, एनाइन के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर? अच्छी खबर है या बुरी खबर? बुरी खबर। इसलिए पानी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, ठीक है? और कदम आगे बढ़ाता हूं। पानी से ज्यादा एसिडिक होता है आपका फिनॉल। इसको फिनॉल या कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। कार्बोलिक एसिड फिनॉल का एक दूसरा नाम है। वो इसलिए ज्यादा एसिडिक है क्योंकि फिनॉल में जब H उड़ाएंगे तो ऑक्सीजन नेगेटिव कुछ करता है, क्या 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 क्या, रेजोनेंस करता है। इसी फिनॉल में कदम धीरे धीरे और आगे बढ़ाते हैं तो फिनॉल की आप OH की मेटा पोजीशन पे NO2 जोड़ दीजिए, उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा क्योंकि NO2 का -I पावर लगेगा। और कदम आगे बढ़ाऊं तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ साहब, जो हमने सीखा वही पढ़ रहा हूँ। इसी फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दीजिए,
अभी भी पढ़ के आए हैं, पिछले पेज पर पढ़ के आए हैं, मेटा नाइट्रोफिनोल से पैरा नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का ज्यादा होगा क्योंकि वहां -R लग रहा है, करेक्ट है। तो ऑर्थो वाला और ज्यादा हो जाएगा। इसी ऑर्थो की जगह अगर मान लीजिए मैंने पैरा पे NO2 लगा दिया होता, हाँ साहब, पैरा पे भी -R लगता है, ऑर्थो पे भी -R लगता है, लेकिन ऑर्थो वाले में H बॉन्डिंग से तबाह हो जाता है। अभी भी पढ़ा है रे बिड़ू भाई, तो पैरा वाला ज्यादा आएगा, करेक्ट है। इस पैरा वाले में एक NO2 लगा है, मान लीजिए आपने वहां पर 2 NO2 लगा दिए, 3 NO2 लगा दिए, जैसे OH लिया होता है, NO2 NO2 NO2, 3 NO2 लगा देते हैं, तो लोग इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, और ज्यादा एसिडिक हो गया है। ये आपका पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड से ज्यादा एसिडिक देखूंगा तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है साथियों। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड इससे भी अच्छा एसिडिक होता है। हाँ, रंजन साहब ने जवाब दिया मुझे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस से RCOO- जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस से आपका और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें भी अगर और देखें, साउंड बिल्कुल अब जनता के पास आ रहा होगा, RSO3S देखेंगे तो सल्फोनिक एसिड और अच्छा आपका इक्विवेलेंट रेजोनेंस करेगा। तो R में साहब मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, आर में मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, आर मेरा है, कार्बन की लड़ लगाऊं 5 का डब्बा 6 का डब्बा, वो मेरी मर्जी है साहब। इनसे ज्यादा भारी पड़ता है बेताज बादशाह लोग, जिसको स्क्वायरिक एसिड के नाम से जानते हैं। C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, और भीतर रहता है साहब आपका एक पाई बॉन्ड। स्क्वायरिक एसिड इसलिए अच्छा होता है, इसका नाम स्क्वायरिक एसिड होता है, क्योंकि जब आप H+ उड़ाएंगे तो O नेगेटिव रेजोनेंस करके रिंग करंट को बनाने में मदद कर देंगे। हालांकि रिंग करंट अभी भी 2 ही पाई बॉन्ड का बनेगा। जब आप पोलर पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव बनाएंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, रिंग करंट जो बनेगा वो अभी भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन का बनेगा। 4 के पढ़े के भित्तरिया बाहर, सान्या जी ने जवाब दे दिया, भित्तरिया बाहर। अरे रिंग करंट बना है 4 बाहर, अगर बाहर है तो फिर एंटी एरो एरोमेटिक, इसलिए वो और ज्यादा स्टेबल हो गया। और इससे फिर भारी पड़ते हैं आपके इनऑर्गेनिक एसिड, HF HCl HBr HI, ये सारे के सारे जो इनऑर्गेनिक वाले एसिड होते हैं वो इस पे भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। HNO3 और इन सब पे भारी पड़ता हुआ नजर आता है। H2SO4 किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड, चमकता है क्या रे। तो ये हमने एसिडिक स्ट्रेंथ याद मत रखिएगा साथियों इसको, बस एक कंसेप्चुअल है। जैसा जैसा मैंने आपको बता दिया है वैसा वैसा, जैसा जैसा आप कह रहे थे वैसा वैसा आगे बढ़ते रहे सा। अगर आपको कुछ याद भी करना है इस सीरीज में तो मैं बस इतना बोलूंगा कि आप पानी को याद रखें, पानी का बॉर्डर लाइन याद रखें कि पानी कहाँ बैठता है। पानी कहाँ बैठता है? पानी बैठता है अल्कोहल और फिनोल के बीच में। मतलब ये पता होने चाहिए कि पानी से कौन कौन ज्यादा एसिडिक होते हैं और पानी से कम एसिडिक कौन कौन होते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी कहानी आसान है, जो जो पानी से ज्यादा एसिडिक है एक बार उनको खोपड़ी में रखना है, और जो पानी से कम, तो मैं इसको ऐसे याद रखता था कि पानी अल्कोहल और फिनोल के बीच में बैठता, तो जो फिनोल से ज्यादा एसिडिक होगा पानी से ज्यादा एसिडिक, जो अल्कोहल से कम एसिडिक है वो पानी से कम एसिडिक हो गया। ठीक है, एक बार स्क्वायरिक एसिड जनता को फिर से बता देते हैं। तो स्क्वायरिक एसिड में देखें तो O नेगेटिव बन गया है, रेजोनेंस तो करेगा, लेकिन जब आप पोलर पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, ये पोलर पाई बॉन्ड तोड़ेंगे मोहम्मद साहब, माहेश्वरी साहब, तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव पॉजिटिव और पाई बॉन्ड ये रिंग करंट बन चुका होगा, और रिंग करंट बना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग करंट बना है, करेक्ट है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग करंट बनने की वजह से वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक बनेगा। ऐसा फोटो अगर आपको याद होता हो मोहम्मद साहब, तो हम लास्ट क्लास में बता के आए हैं कि यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव ये कंपाउंड रिंग करंट बना लेता है माहेश्वरी जी। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक ही था जब मैं एरोमेटिक पढ़ा रहा था, याद आ गया जी। तो ये कंपाउंड आपका जो है वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब ये जो पूरी टेबल होती है ना, ये पूरी पूरी टेबल एक्चुअली डाटाबेस होती है। ठीक है, पूरी पूरी टेबल आपकी डाटाबेस होती है, डाटाबेस फैक्ट होते हैं। तो इसमें भी अगर और थोड़ा राज निकालने की कोशिश करें तो एक कंपाउंड होता है H2CO3 के वैल्यू पे, जैसे कैफ साहब ने बोला। तो H2CO3 भी इसी सीरीज में आपको दिमाग में रखना होता है, जिसे कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। वो जो पोजीशन होता है वो H2CO3 बैठता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल के बीच में। H2CO3 साहब, ये H2CO3 आपने क्यों बताया है?
इस पे जब मैं अगली क्लास में आपसे सवाल करूंगा तो फिर आपको दोनों को बताया जाएगा कि H2CO3 और पानी पे ही मैंने क्यों गोला लगाया था। ठीक है, तो अगली क्लास में इस पे एक आधा सवाल करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा आपको। तो H2CO3 ये भी ध्यान रखना साहब, फिनॉल को कहा जाता है कार्बोलिक एसिड, H2CO3 को कहा जाता है कार्बोनिक एसिड। H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। और कहाँ बैठता है? वो बैठता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के बीच में। ठीक है, ये वाला आपका डाटाबेस कंसेप्ट था। समाचार आज के हैं या थे? तो साथियों, इसी के साथ हमारा जीओसी भी है या था खत्म होता है। ये जो लास्ट में मैंने ऑर्डर बताया है, अगली क्लास में एक दो सवाल इस पे करेंगे और फिर अपन अगला चैप्टर रिवीजन के लिए खोलेंगे जिसका नाम होगा आइसोमेरिज्म। अगली क्लास में अपन जीओसी भी खोल लेंगे और आइसोमेरिज्म भी खोल लेंगे। जीओसी पे बस इस ऑर्डर पे अपने को 2-3 सवाल करने हैं, वो अगर आपको याद है तो सोल्यूबल इन NaOH, सोल्यूबल इन NaHCO3 वो वाले सवाल थे, करेक्ट है? तो वो सवाल एक बार अपन इस फ्लो चार्ट को देखते हुए उसका इस्तेमाल करेंगे और बाकी क्लास में, अगली क्लास में अपन फिर आइसोमेरिज्म खोलेंगे। चमका गया रे बेड़ू भाई। तो आप इसी तरह मेरे से जुड़े रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इससे आपका जो यस वाला जवाब आता है उससे अच्छा महसूस होता है। बाकी कोई अगर आपकी दिल की इच्छा है तो आप बोलने के लिए आज़ादी मिली है आपको। चौधरी भी गला तर कर लेता है, बता दीजिए साहब। अब इसमें ये जो ऑर्डर है ना, इसमें आप स्क्वायरिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड HNO3 H2SO4 इसका परफेक्ट डाटा निकालने की कोशिश ना करें। देखिए मैंने लास्ट में भी HF HCl HBr HNO3 H2SO4 कोमा लगा के लिख दिया है। तो हो सकता है वीडियो लेक्चर में मैंने इसको बहुत डिटेल में बता दिया, लेकिन जो काम की चीज है मैं वो बताना चाहता हूँ। डाटाबेस सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन कहाँ बैठता है। तो पानी से ज्यादा कौन कौन बैठता है और H2CO3 से ज्यादा कौन कौन बैठता है। जितनी टू दी पॉइंट वाली बात है साथियों, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। करेक्ट है? रंजन साहब को चमक गया? सर IPL। तेजस साहब कह रहे हैं सर दीवाने हो गए आप। कह रहे हैं हम आपके दीवाने हो गए, क्योंकि ऑनलाइन में बाकी टीचर्स का जो रेस्पॉन्स आता है कि यार ऑनलाइन में पढ़ाते तो हैं लेकिन एक बार फिर से वन साइड कम्युनिकेशन ही रह जाता है, बच्चों की साइड से पढ़ नहीं पाते हैं, वो बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसी समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि चौधरी एक बार एक विभाग से ये भी पूछ लेता है कि अच्छी बात या बुरी बात, जैसे केटाइन और एनाइन के लिए, तो मुझे फट से 20 सा रिप्लाई एकदम आता है, बुरी बात बुरी बात बुरी सर बात बुरी IPL, सर IPL। बात। अरे इस IPL वाले को मारे बोले, अरे इसकी खोपड़ी में 2 मारो। सर शुरू के जो आपने 2 बताए थे वो वाला एक बार वापस बता दो। इसी एसिडिक स्टेज में साथर सर यस सर। तो शुरू वाला एल्केन और एल्कीन है, तो एल्केन का H उड़ाएंगे तो कार्बन पे नेगेटिव और एल्कीन का भी H उड़ाएंगे तो कार्बन पे नेगेटिव। लेकिन सुना है ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज है, एटम तो दोनों सेम है बट ये sp3 है और ये sp2 है, तो sp2 वाले की EN ज्यादा होगी। हेलो यस सर। तो sp2 वाले ज्यादा की क्या ज्यादा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN ज्यादा होगी तो फिर उसकी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है? अरे हाँ बोल रहे सर भाई। आज भी होमवर्क देंगे क्या सर? हाँ ओके सर। सर आज भी होमवर्क देंगे क्या? तो होमवर्क के नाम पे हमारा रेस नंबर फर्स्ट था। सर वो तो अगली IPL कब देखेंगे सर? होमवर्क सर के नाम पे हमारे पास रेस नंबर फर्स्ट था। वो तो आज का डिस्कशन था, वो अगली क्लास में डेफिनेटली आते ही सबसे पहले उसी करेंगे। और रेस नंबर 2 भी आप करके रखें, हालांकि दोनों रेस एक ही क्लास में नहीं डिस्कस हो पाएगा। रेस नंबर 2 आप करके रखें, उससे अगली क्लास में रेस नंबर 2 डिस्कस कर लेंगे। ठीक है साथियों? सर आज का IPL मैच देखिएगा, सर मजा आएगा। आज का IPL मैच किन के बीच में है? आज सर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान। ठीक है ठीक है ठीक है। हैदराबाद। मत देखिएगा सर, मत देखिएगा, फालतू मैच है। तो अच्छा मैच फुर्सत होगा तो मिली, आपको मैसेज कर देंगे। फुर्सत होगी तो बिल्कुल देखा जाएगा। बाकी आपसे इतना ही कहना चाहते हैं साथियों कि जैसा संवाद आप बाजू में करते हैं मेरे साथ चैट में, वो जुड़े रहिएगा, क्योंकि मिलजुल के जुड़ा हुआ जो सफर होगा वही अपन अंतिम पायदान तक बहुत बेहतरीन तरीके से सर लेके मेरा एक जाएंगे। डाउट था। हाँ हाँ सर अगर HF और HI में कंपेयर करें एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हमें HI की ज्यादा होंगी ना एसिडिक स्ट्रेंथ HF से? बिल्कुल बालक, तो ये डाउट होना नहीं चाहिए। हम पढ़ा चुके हैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट में, अभी लाइव में पढ़ा चुके हैं, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए था। ठीक है? चलिए साहब, तो
जो कहना चाह रहा था, एक कुछ Thank you, sir. जज्बात चौधरी के दिल से बाहर आना चाह रहे थे। बात दिल से लेके अल्फाजों तक यहाँ पर लफ्जों तक आ गई है तो फिर कह ही देता हूँ। इमोशन इंसान है, इंसान के जज्बात बाहर आए। यूं कहिए कि ये जो बाजू में जो चैट चलता है ये मुझे काफी पसंद आता है। एक इंटरेक्शन बना रहता है, दिल जुड़े रहते हैं, अच्छा लगता है पढ़ाने में। और दिन भर की जो थकान सी होती है ना, आपके साथ एक लाइव इंटरेक्शन करके मिट जाती है और तब एहसास थोड़े से बाहर आते हैं। सुन रहे हैं क्या? यस यस सर। सर Sir, के साथ जुड़िए रहिए, जुड़े रहिए। जुड़ने रहने से लेके जुड़ने रहने तक का सिलसिला हूं मैं। हाँ, जुड़िए रहिए, जुड़ने रहने से लेके जुड़ने रहने तक का सिलसिला हूं मैं। ज्यादा दूर नहीं, चंद मुट्ठी भर एहसासों का फासला हूं मैं। हाँ, एक सिलसिला हूं मैं और चंद मुट्ठी भर एहसासों का बस फासला हूं मैं। अकेला तो कुछ भी नहीं, अकेला तो कुछ भी नहीं, मगर मिल जाए साथ तेरा तो, मिल जाए साथ तेरा तो एक बड़ा मुकाबला हूं मैं। हाँ, एक बड़ा कारवा हूं मैं। तो ये जो मुकाबला बनाना है, ये जो कारवा बनाना है, ये मैं अकेला नहीं बना सकता साथियों। काफिला जो बनाना है, इस काफिले में हम दोनों मिलकर साथ रहेंगे तो वो अकेला जब मिलके बड़ा कारवा बनेगा, बड़ा काफिला बनेगा, तो सिलसिले भी यूं ही चलते रहेंगे और काफिला आगे से आगे बढ़ता रहेगा। चौधरी यूं ही दुगनी एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ा रहेगा और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए साथियों, और समाचार पे अंतिम पर्दा गिरा दिया जाए। यस सर ओके ओके, yes, sir. Bye, sir. बाय 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 सर 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 हेलो हेलो सर, जो आज का आईपीएल का न्यूज़ ही नहीं दे